मनी मंत्र में आज हम बात कर रहे हैं मार्केट्स के बारे में। मार्केट मंत्र क्या है, और अगर रिजल्ट्स का ये सीजन हम देखते हैं तो उसमें मामला थोड़ा सा आधा ग्लास भरा हुआ है, आधा खाली है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो अभी भी कॉन्फिडेंस जो है वो मार्केट में दिखाई दे रहा है, और वो इसलिए कि अगर हम दुनिया भर के बाजार उठा के इस समय देखें तो कहां पर रिटर्न सबसे ज्यादा आपको मिल रहा है। 2010 में अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट रिटर्न में रूस जो है उसके बारे में कहा जा रहा है वो सबसे ज्यादा 129% के आसपास रिटर्न की रूस में वो है। लेकिन रूस का जो इक्विटी मार्केट है वो बहुत छोटा है, उसका बेस बहुत छोटा है, और वहां पर इन्वेस्टमेंट करने की जो समस्याएं हैं वो भी है, इसलिए वहां पर इतना ज्यादा FIIs का पैसा भी नहीं जाता। ब्राजील का दूसरा मार्केट है जो कि अच्छी रिटर्न इस साल देगा 83% के आसपास। वहां पर भी मॉनसून बहुत अच्छा हुआ है, यानी कि एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है ब्राजील में इस साल बहुत अच्छी है, और रिकॉर्ड उत्पादन चीनी का इस साल ब्राजील में हुआ है। हिंदुस्तान में सेंसेक्स का नंबर जो है वो तीसरे पे आता है, 81% के आसपास रिटर्न के इम्कान है, यानी कि उम्मीद जो है वो दिखा रहे हैं। और उसके बाद में ताइवान, और उसके बाद में निफ्टी यानी कि 50, पहले 30 और उसके बाद में 50, और तो ये है। और हिंदुस्तान का नंबर जो है इसमें वो हिंदुस्तान के अलग अलग जो हमारे सेक्टोरल हैं उनका नंबर भी सबसे आता है। रूस आप समझ लीजिए कि अमेरिका उसका सबसे अंत में नंबर आ रहा है, उसके बाद जापान का नंबर आ रहा है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम का नंबर आ रहा है, तो उसके बाद साउथ कोरिया का नंबर आ रहा है। यानी कि जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उनमें इतनी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है जो जितनी कि इमर्जिंग मार्केट में इस समय है। और लेकिन ये इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो उसका क्या असर इसमें पड़ेगा? क्या ऐसा नहीं होगा कि हिंदुस्तान का टेक्सटाइल बिजनेस जो कि बहुत ज्यादा यूरोप के ऊपर है, वहां पर क्राइसिस चल रही है, बेल आउट पैकेज यूरोपियन बैंक को अनाउंस करना पड़ा है, उससे भी हमें जोड़ के देखना पड़ेगा कि दुनिया में क्या हालात है, तो हिंदुस्तान की किस सेक्टर पर उसका क्या असर पड़ेगा और हम कैसे इन्वेस्ट करें। मेरे ख्याल से दो फैक्टर्स जो मार्केट को कहीं डिरेल कर सकते हैं वो है कि कोई ग्लोबल बड़े बैंक का फेलियर जैसे 2008 में हुआ था, या कोई करेंसी क्राइसिस। ये दो ग्लोबल इवेंट्स हैं जो बेसिकली इंडियन मार्केट, क्योंकि हम डीकपल तो हो नहीं सकते, हम टोटली ग्लोबलाइज्ड हो चुके हैं, हम शॉर्ट टर्म तो बिल्कुल डीकपल नहीं हो सकते, लॉन्ग टर्म भले ही हम डीकपल हो जाएं। तो ये दो फैक्टर्स हैं ऐसे जो इंडियन स्टॉक मार्केट की स्टोरी को शॉर्ट टर्म के लिए डिरेल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और इसलिए इन सब सिचुएशन से बचने के लिए बेस्ट है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी के स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करें, जिसमें एटलीस्ट वो आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी इन ग्लोबल प्रॉब्लम्स के कारण। बिल्कुल डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर करें, क्योंकि वो जो है वो बढ़ रहा है। आप यही इनसे पूछ रहे थे कि कौन से स्टॉक्स आप उसमें से निकाल सकते हैं। अब डोमेस्टिक पे करें, और किसी को अगर एक 10 या 20 स्टॉक का बुके बनाना है अपने लिए, वो कैसे बनाए? अभी डेफिनेटली बैंकिंग कैन बी वन गुड प्ले। आई मीन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्ले जो है, बट लेकिन अगर ये एक चीज़ है, आई मीन बिफोर गोइंग टू दैट, ये एक चीज़ है कि इंडिया में मार्केट में हमेशा एक टेंडेंसी है, जब बढ़ती है अक्रॉस द बोर्ड रैली हो जाती है, तब घटती है अक्रॉस द बोर्ड मार्केट गिर जाती है। अकेशनल आउट परफॉर्मेंस बहुत रेयरली होता है, एक सेक्टर आउट परफॉर्म कर दिया पूरा मार्केट गिर, ऐसा बहुत रेयर इंस्टेंसेस होता है। सो इंडियन मार्केट एक साइकिल स्टैंड जैसा है, ये एक साइकिल को पुश करे तो पूरा साइकिल गिर जाता है। सो इसलिए हमेशा एक चीज याद रखना पड़ेगा, अगर 18,000 मार्केट है, सेंसेक्स का EPS जो है वो 1,000 रुपीज एक्सपेक्टेड है। 1,000 रुपीज EPS एक्सपेक्टेड में अगर 18,000 सेंसेक्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट 18 टाइम PE मल्टीपल, सो विच कैन नॉट बी कॉल्ड अंडरवैल्यूड। सो देर इज ए रिस्क दैट मार्केट कभी भी किसी मूवमेंट में कोई रीजन हो सकता है, लोकल या ग्लोबल, सो मार्केट गिर सकती है। व्हेन वो गिर रही है तो इर्रेस्पेक्टिव वेदर इट फार्मा और बैंकिंग और रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ गिर जाते हैं, बस परसेंटेज डिफरेंस है। अगर 2% गिरे तो एक चीज 5% गिरते, परसेंटेज डिफरेंस है, बट लेकिन गिरना तो जब गिरती है देन अगर पोर्टफोलियो बनाना है, कुछ PSUs आर वेरी गुड, कुछ PSU कुछ स्टेबल है, स्टेबल एसेट्स है, स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, स्टेबल अगर अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है, कुछ PSUs आर गोल्ड माइंस, एंड देन सेकंडली 24 कैरेट गोल्ड माइंस, सो सेकंडली कुछ बैंक्स है वो भी अच्छा, बट लेकिन राइट वैल्यूएशन पे। यस, दिस टाइम लास्ट 1 साल से इंडियन इन्वेस्टर का पेशेंस वाज थरोली टेस्टेड। पेशेंस इतना टेस्ट हो गया कि हर कोई रेस्टलेस होके घुसने के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट लेकिन वो एक रीजन नहीं होनी चाहिए कि कोई किसी के लिए मार्केट में एंटर करने के लिए। अब और एक चीज है कि इंडिया में
इंडिया जो 70% 80% जो रिटर्न हम बात किया था, इट इज नॉट गारंटी फॉर फ्यूचर। आई मीन लाइक ये सब हिस्टोरिक रिटर्न है। अगर लास्ट ईयर यूएसए 10%, वी आर 80%, दैट इज गुड। आई मीन एज हाइंडसाइट इज द बेस्ट साइड काइंड ऑफ सिचुएशन। और 1979 में सेंसेक्स फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया, 100 पॉइंट्स का इंडेक्स था 1979। सो 2010, दैट मीन्स लगभग 30 साल हो गया। अगर मार्केट 18,000 पे आ गया, एवरेज रिटर्न एनुअल का जो आया वो 17.25% है। 30 साल का अगर 17.25% पर ईयर। अगर इफ नेक्स्ट 2020 तक, नेक्स्ट 10 ईयर्स, अगर सेम 17.25% रिटर्न हो पाती है, सेंसेक्स 1 लाख पहुंचती है। नो एग्जैजरेशन। आई मीन लाइक 17.25% जो हिस्टोरिक ट्रेंड है, वो अगर पॉइंट इज, अगर 17.25% भी अगर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, इक्विटी से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर बैंक एफडी से अगर हमको 8-9% मिल रहा है, अगर 17.25% भी नहीं आ रहा है कैपिटल मार्केट से, हम किस चीज के लिए हम इतना रिस्क ले रहे हैं? सो अगर आप वो कैंप में है, ये 2020 में सेंसेक्स 1 लाख बनेगी, वो चीज, दैट इज योर परसेप्शन। सो कुछ लोग बोलेगा बन नहीं सकता, देन इस मार्केट में रहने की क्या चीज है? अगर 17.25% भी यू आर नॉट बेटिंग एवरी ईयर, सो वो किस चीज के लिए आप चेज कर रहे हैं? सो ये सब पूरा मैक्रो एक बार वो देखना चाहिए, और उसके बाद में आपको जो है वो चलना चाहिए। नहीं, अच्छा, ये आपने बताया कि ये किस तरह से मार्केट जो है वो काम करेगा, और इसमें दूसरी बात आपने ये भी बताई लोगों को, इन्होंने बताया कि मार्केट हिंदुस्तान का जो है वो साइकिल स्टैंड की तरह है। तो अगर आप बहुत ज्यादा उसमें ये कहेंगे कि मैं ये स्टॉक ले लेता हूं क्योंकि ये नहीं गिरेगा, ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर सबका असर जो है वो पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या म्यूचुअल फंड बेस्ट चीज है? सेक्टोरल म्यूचुअल फंड या डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड? मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक आम इन्वेस्टर के लिए तो म्यूचुअल फंड या पीएमएस स्कीम, यही 2 बेस्ट सॉल्यूशंस है, क्योंकि वो अपने आप में जब तक ये रिसर्च करे और ये लर्निंग कर्व के थ्रू गुजरे, तब तक उसे काफी नुकसान होगा, और एक्सपीरियंस तो मिलेगा मगर पैसा जरूर जाएगा। तो म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए, कुछ पैसा डाइवर्सिफाइड में लगाना चाहिए, कुछ सेक्टोरल में जहां बिल्कुल थीम क्लियर नजर आती है, जैसे एक एग्रो थीम है, एक लेमन को भी नजर आता है कि एग्रो थीम में चलेगा, एक लेमन को नजर आता है कि पावर की डिमांड अगले 15 साल की भी बढ़ेगी, तो उन थीम्स में जरूर लगा सकते हैं। जैसे इस साल किसी ने डाइवर्सिफाइड के बजाय फार्मा म्यूचुअल फंड में लगाया होता तो ज्यादा रिटर्न मिला होता। कुछ थीम्स इतनी क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर होती है कि लेमन भी आइडेंटिफाई कर सकता है, वो कमोडिटी का थीम या मेटल का थीम जरूर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, मगर एक बिल्कुल जो कॉमन थीम्स है उनमें जरूर जहां आइडेंटिफाई करे वहां पैसा जरूर डालना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी चीज हो रही है, और वो चीज हो रही है कि हमारी जो सेविंग्स हैं वो लगातार हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है। नंबर 2 पे हिंदुस्तान इस समय है, और 34% से जो लेटेस्ट मॉस्पी की जो डेटा है सरकार का, इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट का, उसमें अब 34 से 35% सेविंग्स होने के इम्कान है। 35% सेविंग अगर किसी मुल्क में हो, किसी घर में हो, तो वो तो बल्ले बल्ले है उसकी। यही वजह है कि हिंदुस्तान में अब बल्ले बल्ले चल रही है, सारे वर्ल्ड में मुश्किलें चल रही हैं। जो टेबल अभी आपने पढ़ के सुनाई, पहले हिंदुस्तान का नाम सबसे नीचे होता था, यूएस, कोरिया, जापान सबसे ऊपर होते थे, अब वो उल्टी हो गई है, समय बदल गए। और ये सेविंग्स, ये सब हमारे प्लस पॉइंट्स हैं, और यही आगे काम आने वाले हैं। मैं समझता हूं कि जैसा कि इन्होंने बताया कि सेक्टोरल फंड्स वगैरह के बारे में, साथ में अगर उसमें वो एक आम आदमी एसआईपी फॉलो कर ले, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो एक बारी में ना सारे पैसे लगाए, रेगुलर इंटरवल पे लगाता जाए, हर महीने कुछ पैसे उसमें लगाए, तो मैं समझता हूं कि और सेफ्टी उसकी हो जाती है। और स्टे इन्वेस्टेड तो मैं जरूर कहूंगा, वो ये ना सोचे कि अगर पता नहीं ये 1 लाख तो जाएगा नहीं 2020 में, फिर मैं रहने देता हूं, 17% की भी मैं रिटर्न नहीं पाऊंगा तो क्या करूंगा, तो मैं छोड़ देता हूं। नहीं, ही शुड स्टे इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स, बिकॉज इनका इतिहास बताता है कि जो रिटर्न स्टॉक्स ने दिए हैं और किसी बिजनेस ने नहीं दिए, तो वो इतिहास भी हमें नहीं भूलना चाहिए, और एसआईपी स्कीम से उनको लगाना चाहिए। क्योंकि अगर किसी ने 3 साल पहले लगाए होते पैसे और एक 2 एसआईपी में लगाए होते तो उसका रिटर्न अभी भी अच्छा होता। हाँ जी, और एक 2 पॉइंट्स है कि जो 35% के जो सेविंग्स रेट बात कर रहे हैं, दैट इज दी रीजन वाई हम 2008 में इतना अच्छा हैंडल कर पाया। यूएस है, उनका सेविंग्स रेट है -0.5%। सारे मैंने अगर कोई $100 के ऊपर मैंने प्रोग्राम किया था जिसमें बोला कि यूरोप के हर एक देश में उनके जितने पैसे उनके रिजर्व में हैं, उसके कम से कम 1.5 गुने जो हैं वो उनका डेफिसिट। सो इवन एट द पर्सनल लेवल आल्सो इतना क्रेडिट कार्ड डेट ओरिएंटेड है, सो माइंडसेट वही है। अगर हमारा क्या है कि हमारा ट्रेडिशन में, कल्चर में बचपन से सिखाया जाता है, यू स्ट्रेच योर लेग्स ओनली टिल यू आर बेड अकोमोडेटेड,
आई मीन इससे ज्यादा स्ट्रेच भी नहीं कर सकते। वो हमारा कल्चर का ग्रेटनेस है। बिल्कुल। इसमें एक बार नोट करने वाली की और 34% सेविंग रेट होने के बावजूद भी जो इक्विटी मार्केट्स में पैसा आता है वो 6 से मेरे ख्याल से 5 या 6% भी नहीं आता है। और वो रेशियो 92 में ज्यादा था बल्कि। तो ये मेरे ख्याल से जैसे जैसे म्यूचुअल फंड्स का और ग्रोथ शुरू होगा तो ये परसेंटेज इवन 1% या 2% भी बढ़ जाए तो मेरे ख्याल से हम पे एफआईआई की डिपेंडेंस कम होते जाएगी और एक डोमेस्टिक पैसा जो है बेस आपका बड़ा हो जाएगा। हम जापान से कोई कंपैरिजन तो नहीं है, बट लेकिन जापान आई मीन जो इक्विटी हमेशा बेस्ट रिटर्न देती, इसलिए एक छोटा ये है कि 1989 में जापान का मार्केट 38,000 है। आज के दिन में लगभग 20 साल के बाद द मार्केट इज एट 9,000। 20 साल के बाद वो मार्केट 74% गिरी है। 20 साल का मतलब ये है कि ये एक पूरा करियर खत्म हो गया। जो स्कूल में है वो मिडिल एज में आ गया, जो मिडिल एज है वो तो रिटायर हो गया। सो टेक्निकली 20 साल में सो while that is generally true, but there are specific cases where थोड़ा इधर उधर भी हो गया। और यूएस में और एक इंस्टेंस यूएस में 1964 में मार्केट वाज 780, 1981 तक 781 पे। सो 17 साल में मार्केट एक ही पॉइंट घुमा। सो देयर आर इंस्टेंस। वहां पर भी मतलब देखिए वह ग्रोथ तो बहुत हुई ना उस 17 इयर्स में। यूएस कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो 5 गुना बढ़ी, लेकिन मार्केट वहीं पर रखी। सो डाइवर्जेंस जो है कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस और कैपिटल मार्केट परफॉर्मेंस, इसलिए स्टे इन्वेस्टेड का इंपॉर्टेंस है कि हमेशा अच्छा स्टॉक्स पकड़ के यू शुड बिलीव इन इट कंटिन्यू, अगर मार्केट उसको रियल वैल्यूएशन दे ना दे। इसी जापान के उदाहरण को देखें तो हम 400 से 40,000 10 साल में पहुंची थी जापान। तो हम उस स्टेज पे हैं, हम ग्रोथ स्टेज पे हैं और वो मैच्योरिटी स्टेज पे हैं। फर्क ये है कि जो यूएस 1990s में था या जापान 1970s में था, उनकी जो 10-15 साल की ग्रोथ शुरू होकर जो मैच्योर हो गए, अब हम उनकी जगह लेके चाइना और एशिया उस ग्रोथ सिनेरियो पे हैं। तो एटलीस्ट हमारे अगले 5 या 6 साल में हमारी ग्रोथ बिल्कुल एश्योर्ड है। ओनली थिंग इज यहाँ स्टूपिडिटी, कोई स्टूपिड स्टेप्स नहीं लेने चाहिए गवर्नमेंट को। एज इट इज चलता रहे और जो बॉटल नेक से यदि वो हटा ले, सबसे बड़े बॉटल नेक बिल्कुल। हाँ नहीं, उसमें यह है कि आपको अतिरिक्त में आकर के कुछ बह नहीं जाना चाहिए भाव के साथ में, और वो बहुत बड़ी चीज है। ऐसा हम कुछ देख नहीं रहे हैं सरकार की तरफ से। सरकार बहुत अच्छे से काम नहीं कुछ भी हमारे हिंदुस्तान में देखिए राजनीति हमारी ऐसी है कि कुछ भी टाइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो है सिर्फ पॉलिटिकल एक्सटर्नल पॉलिटिकल इंटरवेंशन। आप ये कह रहे हैं कि वो जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वरना मार्केट जो है इस समय वो पटरी पर है। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं, सवाल लोगों के